हेलो फ्रेंड, वन सेकेंड स्वागत है आप राठौर इंग्लिश क्लासेस में। तो फ्रेंड, टेंस से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है वर्ब। जैसा मैंने आपको बताया था कि टेंस का मतलब ही होता है वर्ब के अलग अलग प्रकार। अब वर्ब के क्योंकि बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो जो टेंस में हमने देखा उसी को हमको देखना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट होता है तो फर्स्ट फॉर्म लगती है, पास्ट इंडेफिनाइट होता है तो सेकंड फॉर्म लगती है, फ्यूचर इंडेफिनाइट होता है तो विल के साथ फर्स्ट लगती है, कंटिन्यूअस है तो वी वन प्लस आई एन जी लगती है ना। परफेक्ट होता है तो हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये टेंस में भी हमने वर्ब के अलग अलग रूप देखे। अब वर्ब के क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत से तरीके होते हैं लिखने के, इसलिए हम वर्ब को साथ में देखेंगे। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जब भी कोई चीज़ लिखते हैं तो केवल वो टेंस के अकॉर्डिंग, जैसा हमने अभी जो पढ़ा है, केवल उतने ही तरीके से नहीं लिखा जाता, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं लिखने के। तो ये पहले हम देखते हैं, फिर इसको हम डिटेल में आगे इनका यूज़ कैसे होता है, पैसेज वगैरह वो देखेंगे। तो पहले नंबर पे फ्रेंड हम देखते हैं, इसे कहते हैं टू बी वर्ब, यानी इसका नाम है बी वर्ब कहा जाता है। और बी वर्ब का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, जो आपने हजारों बार देखा। इज ए मार्क का ही दूसरा नाम है बी। तो बी फ्रेंड्स कोई अलग से, जो है, कोई अलग से निकल के वर्ब आई है, ऐसा नहीं है। इज ए मार्क का ही दूसरा नाम है बी, बस इतना ध्यान रख लीजिए। और इज ए मार हमने हजारों बार देखा। अंतर इतना है कि हम इसको अब थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे। तो इज ए मार जो है फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाज वर, और बीन होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, इज ए मार फर्स्ट फॉर्म है, वाज वर सेकंड है, और बीन जो है थर्ड फॉर्म। जैसे बाकी सारी वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं। जैसे गो होता है, सेकंड फॉर्म हो जाती है वेंट, और थर्ड फॉर्म हो जाती है गॉन। ऐसे ही इसकी तीन फॉर्म: ईट, एट, ईटन, प्ले, प्लेड, प्लेड, है ना। ऐसी ढेर सारी वर्ब। बस आपको इतना याद रखना है कि इसी तरह से इनकी भी तीन फॉर्म है। अब इनका प्रयोग कैसे करते हैं ये देखते हैं। फ्रेंड, टेंस के बेसिक नियम को याद रखना है। जैसा मैंने आपको बताया था कि कहीं भी अगर ऐसा हो रहा है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये स्ट्रक्चर आ रहा है, इससे हम क्लियरली समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस होना चाहिए। जैसे ये सेंटेंस को आप देखें तो ये सब्जेक्ट है, इज फर्स्ट फॉर्म में अभी हाल ही मैंने आपको बताया, और ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही स्ट्रक्चर है। दिस इज अ रिवर, या एक नदी है। जैसे अपन कहें कि दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी ये टेंस के हिसाब से कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। मेरा ये एक्सपीरियंस है फ्रेंड कि ज़्यादातर लोग जो है, जिन्होंने वर्ब को कभी डिटेल में नहीं पढ़ा, उनका ये मानना रहता है कि जैसे ही इज एम आर आ गया, सो ही वो ये समझते हैं कि ये कंटिन्यूस टेंस, जो कि बिल्कुल गलत है। कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर फ्रेंड होता है इज एम आर के साथ वी वन प्लस आई एन जी, ये होना चाहिए। इज एम आर आ रहा है और उसके बाद वी वन प्लस आई एन जी आ रहा है, तब वो कंटिन्यूस टेंस होता है। यहाँ इज एम आर तो आ रहा है, लेकिन कोई भी वी वन प्लस आई एन जी वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं आ रहा। ये इस तरह से लिखा होगा तो कंटिन्यूस होता है। केवल इज एम आर लिखा है तो ये टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट। ये बहुत अच्छे से दिमाग में क्लियर कर लीजिए। उदाहरण बहुत सिंपल है, जो आपने सैकड़ों बार देखे होंगे। जैसे दिस इज अ रिवर, इंडिया इज
अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। द फॉरेस्ट इज डेंस। जंगल घना है। इस का मतलब होता है जंगल घना है। आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई एम इल। मैं बीमार हूँ। एम मतलब होता हूँ। मैं बीमार हूँ। बहुवचन में आर लग जाएगा, जैसे दे आर एंग्री विद यू। वे आपसे क्रोधित हैं। वे आपसे क्रोधित हैं। दे आर फ्राइटन्ड। वे डरे हुए हैं। ही इज अफ्रेड ऑफ लिजार्ड्स। वह छिपकलियों से डरता है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस हम देख चुके हैं फ्रेंड। आप देखें कि ये जो सिंपल सा एक सेंटेंस, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट। अर्थ कैसे निकलता है? ता है, ती है, खाता है, जाता है, सोता है ना। जैसे यहाँ इसका अर्थ निकलेगा कि मैं खाना खाता हूँ। यानी लास्ट में क्या आ रहा है? ता है, खाता है, मैं खाना खाता हूँ। बहुत सारी जगह आप देखेंगे कि इज़ेमार जो लिखा रहता है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। इज़ेमार से भी ताहे तीहे का अर्थ निकलता है फ्रेंड्स। आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया होगा कभी। आज मैं इसी पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आप देखें कि बहुत सारी जगह इज़ेमार लिखा रहता है, लेकिन अर्थ जो है ताहे तीहे निकलता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट इज नेसेसरी फॉर अस। कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए जरूरी होता है। देखिए आ रहा है ता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए जरूरी होता है। सेम इसी तरह का है, प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर चिल्ड्रन। प्रोटीन बच्चों के लिए आवश्यक होता है। सेम वही चीज होता है। मिल्क इज अ होलसम मील। दूध एक संपूर्ण आहार होता है। देखिए होता है। दूध एक संपूर्ण आहार होता है। मैन इज मोर्टल। मनुष्य नश्वर होता है। मनुष्य नश्वर होता है। वर्क इज वर्शिप। काम ही पूजा होता है। मैन इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। टोबैको इज इंजरियस टू हेल्थ। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह चेतावनी लिखी रहती है। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, है ना। एल्कोहल इज इंजरियस टू हेल्थ। इसका अर्थ कैसे निकलेगा? तंबाकू स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। देखिए सारी इन सेंटेंस में आप देखें तो ता है आ रहा, होता है। ठीक है ना। कोई चीज़ अपन जब इस तरह से कहते हैं होता है, जैसे पानी सभी के लिए ज़रूरी होता है, कुत्ता वफादार होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से लिखते हैं तो इज़मार लगाते हैं। ये भी एक निशानी है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस हमने किया था और मैंने आपको बताया था कि ये एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। दुनिया में पूरी ग्रामर में कहीं भी किसी भी रूप में कोई भी सेंटेंस आप देख लें, सेकंड फॉर्म कहीं नहीं आता, केवल पास्ट इंडेफिनाइट में। इज ए मार्क की सेकंड फॉर्म हो जाती है वाज। एक वचन में वाज लगाते हैं जिसका मतलब होता है था, और बहुवचन में वर लगाते हैं जिसका मतलब निकलता है थे। आई के साथ भी वाज ही लगाते हैं क्योंकि आई के लिए था बोला जाता है। जैसे मैं बीमार था बोलेंगे, इसलिए आई को वाज लगाते हैं आई के साथ। वैसे आई को हमेशा प्लूरल माना जाता है सभी जगह, लेकिन केवल पास्ट ऐसी जगह है जहाँ पे आई के साथ सिंगुलर
वर्ब लगती है वाज। तो जैसा अभी अपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट देखा था, सेम उसी तरह से आप देखें। यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है ना, और V1 + ing नहीं आ रहा है, तो ये टेंस जो है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है ना। कंटिन्यूअस कब होगा? जब V1 + ing भी आएगा, जैसे आई वॉज प्लेइंग, सी वॉज स्लीपिंग, है ना, दे वर ट्रेवलिंग, वी वर एंजॉइंग। तो आईएनजी भी आता है तब कंटिन्यूअस होता है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। स्कूल कॉलेज लेवल पे हमने केवल इस तरह से रट लिया था कि वाज वर आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस, इज़म आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर केवल इज़म आ रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट, केवल वाज वर आ रहा है तो वो पास्ट इंडेफिनाइट। जैसे उदाहरण बहुत सिंपल है, ही वाज एन आर्टिस्ट, वह एक कलाकार था। तरह देखें तो उदाहरण फ्रेंड बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि सैकड़ों हजारों बार आपने इस तरह के सेंटेंस देखे हों। जैसे कि ही वाज एन आर्टिस्ट, वह एक कलाकार था, है ना, वाज का मतलब होता है था। सी वाज सीनियर टू मी, वह मेरे से पद में बड़ी थी, वाज का मतलब निकलेगा थी। दे वर प्लीज्ड टू सी, वे आपसे मिलकर प्रसन्न थे। 2 + V1, सी मतलब मिलना भी होता है फ्रेंड। सी का प्रयोग ज़्यादातर मिलने के अर्थ में करते हैं, ना कि देखने के अर्थ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आई वांट टू सी द बॉस, मैं बॉस से मिलना चाहता हूँ। ठीक है ना। सी वांट्स टू सी द प्रिंसिपल, वह प्रिंसिपल से मिलना चाहती। इसी तरह से आपने देखा होगा बोलचाल में और मोबाइल वगैरह में हम लिखते हैं सी यू लेटर, सी यू लेटर यानी बाद में मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि सी का अर्थ जो है मिलने के अर्थ में ज़्यादातर इसका प्रयोग करते हैं। ये 2 + V1 है। वे खुश थे, प्रसन्न, प्लीज यानी प्रसन्न, खुश, आपसे मिलकर, वे आपसे मिलकर प्रसन्न थे। दैट वाज अ गुड मूवी, दैट मतलब वह ना, वह एक अच्छी मूवी थी। लोग राजा से डरते थे। देखिए यहाँ ता था, जो पास्ट में अर्थ निकलता है खाता था, जाता था। लोग राजा से डरते थे। किसी को अपन को ऐसा लिखना है कि खाता था, डरता था, जाता था, सोता था, तो बहुत सारी जगह वाज वर्ग का अर्थ भी ता था निकलता है, खाता था, होता था। जैसे यहाँ निकल रहा है डरते थे, वर अफ्रेड ऑफ, लोग राजा से डरते थे। द यूएस वाज नॉट इन फेवर ऑफ, यानी होता है के पक्ष में, इन फेवर ऑफ ये पूरे का अर्थ होता है के पक्ष में। ठीक है ना। तो अमेरिका वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध के पक्ष में नहीं था। अमेरिका वर्ल्ड वॉर के पक्ष में नहीं था। द वॉर इज डिजास्ट्रस, जैसा प्रेजेंट बताया था, ये कंपैरिजन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आती है, ये फर्स्ट फॉर्म और ये सेकंड फॉर्म।
इसी से हम टेंस पहचानेंगे। फर्स्ट आ रही है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड आ रही है यानी पास्ट इंडेफिनिट। द वॉर इज डिजास्ट्रस, युद्ध भयानक होता है, विनाशकारी होता है। द ब्रिटिश वर क्रूअल, अंग्रेज निर्दयी थे। टुवर्ड्स द इंडियंस, भारतीयों के प्रति। टुवर्ड्स का मतलब निकलेगा के प्रति। अंग्रेज भारतीयों के प्रति निर्दयी थे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, आई वॉज नॉट एट होम यस्टरडे, मैं कल एट होम, यानी इसका मतलब होता है घर पर। एट होम लिखा जाता है। मैं कल घर पर नहीं था, मैं कल घर पर नहीं था। अब इंटेरोगेटिव बनाना है, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ता है, केवल हमको सहायक क्रिया को उठा करके आगे लाना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद लिखिए, ये सहायक क्रिया कहाँ है, सब्जेक्ट के बाद लिखिए। अगर इसे उल्टा कर दें यानी वास को आगे ले आए तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव। जैसे यहाँ हमने करा है वर को यहाँ से उठा के आगे ले आए, यू वर, और वर यू कर दें तो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। आई वाज आई कर देंगे तो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। ये फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लग जाता है, बस इस तरह से इंटेरोगेटिव बनाते हैं। शुरुआत हमेशा हिंदी में करें तो क्या से हुई। जैसे यहाँ इसका मतलब है कि क्या आप मीटिंग में उपस्थित थे, क्या आप मीटिंग में उपस्थित थे, वर यू प्रेजेंट इन द मीटिंग। सेम इसी तरह का देखें फ्रेंड, वाज सी नॉट हैप्पी, क्या वह खुश नहीं थी, विद द मैरिज, शादी से। यहाँ विद का मतलब निकलेगा से। क्या वह शादी से या विवाह से खुश नहीं थी। सेम इस तरह के सेंटेंस के आगे अगर आप क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाता है। जैसे अपन बोलचाल में भी नहीं कहते हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ इज योर फादर नाउ, अब आपके पिताजी कैसे हैं। जैसे बीमार थे और अपन ने कहा कि भाई अब आपके पिताजी कैसे हैं, हाउ इज योर फादर नाउ, ठीक है ना। हाउ इज द मैनेजर, हाउ इज द स्कूल, स्कूल कैसा है। हाउ इज योर ऑफिस, आपका ऑफिस कैसा है। हाउ आर द स्टाफ, आपका स्टाफ कैसा है। सेम वही चीज पास्ट में, जैसे हाउ वाज सी, किसी के बारे में हम पूछ रहे हैं कि वह कैसी थी। वेयर वाज द पैलेस, महल है ना, पैलेस। देखिए पैलेस, और ये होता है प्लेस, इसको पढ़ते हैं प्लेस, इसको पढ़ते हैं पैलेस। पैलेस का मतलब होता है महल, प्लेस का मतलब होता है स्थान, दोनों अलग अलग। तो देखिए वेयर मतलब होता है कहाँ, महल कहाँ पर था, महल कहाँ पर था। हु वाज द किंग, हु मतलब होता है कौन, किंगडम यानी होता है राज्य या देश। तो देश का राजा कौन था, देश का राजा कौन था। फ्रेंड टू बी वर्ब जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, सैकड़ों हजारों सेंटेंस इससे जो है बनाए जाते हैं। जब भी आप कोई पैसेज कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो ऐसा शायद ही कभी हो कि टू बी वर्ब ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है बीन, एक तो देखिए फ्रेंड इसमें कन्फ्यूजन क्यों होता है कि सहायक क्रिया के रूप में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन,
ये सहायक क्रिया के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरी जो है ये सहायक क्रिया है। ये दोनों ही सहायक क्रिया हैं और ये परफेक्ट कंटीन्यूअस में लिखते हैं। तो ज़्यादातर इसमें V1 प्लस आईएनजी आता है। जैसे कि ही हैज़ बीन डूइंग अ जॉब, ही हैज़ बीन डूइंग अ जॉब। शी हैड बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री, शी हैड बीन वर्किंग। पहचानेंगे कैसे कि ये दोनों जो हैं ये सहायक क्रियाएं हैं। अगर इसके बाद कोई मुख्य क्रिया आ रही है ना, पेसिव भी हो सकता है, पेसिव में थर्ड फॉर्म आती है। तो पहचानने का तरीका यही है कि अगर इसके बाद कोई मुख्य क्रिया मेन वर्ब आ रही है, वो V1 प्लस आईएनजी हो सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है अगर पेसिव वॉइस। लेकिन अगर कोई वर्ब आ रही है तो इससे आप पहचान लो कि ये पूरा का पूरा जो है सहायक क्रिया है। हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, कुछ भी हो सकता है। और अगर ये वर्ब कोई सी भी नहीं आ रही, खाली हैज़ बीन या हैव बीन लिखा है, इससे ये समझ जाओ आप कि यहाँ पे हैज़ अलग है और बीन अलग है। फिर केवल ये सहायक क्रिया है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। जैसे कि आई हैव ईटन फूड, हैव ईटन, हैव सहायक क्रिया और ईटन थर्ड फॉर्म। शी हैज़ गॉन, हैज़ गॉन टू मुंबई, वह मुंबई चली गई है। परफेक्ट टेंस में इस तरह से लिखा। तो बीन को जो है मुख्य क्रिया के रूप में, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिखा जाता है। मोस्टली इसका अर्थ जो है किसी जगह होना या रहना और कभी कभी जाना भी निकलता है इसका मतलब। जैसे कि आई हैव बिन इन द यूके फॉर 10 years। यहाँ आप देखिए तो आई के बाद ये सहायक क्रिया है और ये जो है ये मुख्य क्रिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है। क्योंकि आप देखो इसके बाद कोई भी दूसरी वर्ब नहीं आ रही। इससे आपको समझना है कि यहाँ हैव सहायक क्रिया है और बीन मुख्य क्रिया है। यहाँ हैज़ सहायक क्रिया है और बीन जो है मुख्य क्रिया है। इस सेंटेंस का अर्थ कैसे निकलेगा कि मैं 10 साल यूके में रह चुका हूँ। रहना जो वर्ब होती है लिव, रहने के लिए फ्रेंड लिव वर्ब का यूज करते हैं। तो ये जो बीन है इसका मतलब यहाँ पे ये लिव निकल रहा है। आई हैव लिव्ड भी कह सकते हैं, आई हैव लिव्ड इन द यूके फॉर 10 years, ये एक्चुअल अर्थ है इसका। फिर से और बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए। आई हैव लिव्ड इन द यूके फॉर 10 years, तो जो लिव का अर्थ निकल रहा है सेम उसी अर्थ में बीन को लिखा जाता है। बहुत सारी जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। बस अंतर इतना है कि अभी तक हम उस पर ध्यान नहीं देते थे या हमको समझ में नहीं आता था कि इसका अर्थ कैसे निकालें। अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो जब भी कभी आप इस तरह का सेंटेंस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका अर्थ कैसे निकलना चाहिए और ये कौन सा टेंस हो सकता है। ही हैज़ बीन इन रसिया फॉर 2 months, वो 2 महीने रसिया में रह चुका है। वी हैव बीन इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अ वीक, हम 1 सप्ताह के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे। यहाँ गए थे जाना निकलेगा। जो गो का अर्थ निकलता है उस अर्थ में भी फ्रेंड बीन को लिखा जाता है। तो जो बीन है इसका मतलब होना, रहना, जाना, सब तरह से निकलता है। यहाँ इसका मतलब है कि हम 1 सप्ताह के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे। तो जो बीन जो है ये गोन को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गॉन की जगह बीन लिख रहे हैं। यहाँ लिव जो वर्ब है, लिव की जगह हम बीन को लिख रहे हैं।
नहीं, देखिए फ्रेंड्स, शी हैज़ बीन इल फॉर 3 डेज़। देखिए, थोड़ा-सा मैं इसको आपको क्लैरिफ़ाई करता हूँ। जैसे आप किसी ऑफ़िस में गए और आपने पूछा कि भाई बॉस कहाँ है? या किसी स्कूल में, कॉलेज में गए और हमने कहा यार प्रिंसिपल साहब से मिलना है, प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? तो वहाँ जो स्टाफ था उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल साहब तो छुट्टी पे हैं, छुट्टी पर हैं। द प्रिंसिपल इज़ ऑन लीव। देखिए, हैं कह रहे हैं तो इज़ आ जाएगा। द प्रिंसिपल इज़ ऑन लीव, प्रिंसिपल छुट्टी पर हैं। ये बिल्कुल सही है। अगर इसमें समय जोड़ दिया जाए, जैसे मैं कहूँ कि प्रिंसिपल 1 सप्ताह से छुट्टी पर है। अभी हमने देखा था फ्रेंड, जब समय जोड़ देते हैं, तो इसके लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। जब समय जोड़ते हैं तो फिर हम टेंस जो लिखते हैं, या तो वो टेंस परफेक्ट होना चाहिए या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए। द प्रिंसिपल इज ऑन लीव, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है और बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप इसमें समय जोड़ दें, अगर आप कहें कि फॉर अ वीक, प्रिंसिपल साहब 1 सप्ताह से छुट्टी पर है, आप ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। ठीक है ना? क्यों गलत होगा? क्योंकि इसमें समय जोड़ दिया, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट में इसे नहीं लिखेंगे। अर्थ भले ही इसका प्रेजेंट इंडेफिनाइट के जैसा ही निकल रहा है, लेकिन अब इसे परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। अब इसको कहेंगे द प्रिंसिपल हैज बीन ऑन लीव फॉर अ वीक। प्रिंसिपल 1 सप्ताह से छुट्टी पर है, वह 1 महीने से बीमार है। देखिए, बहुत अच्छे समझिए, क्योंकि ये 99% लोगों को मैंने देखा है गलती करते हैं लिखने में, पढ़ने में, हर जगह। जैसे मैं कहूँ कि आई एम इल, मैं बीमार हूँ, ये बिल्कुल सही है। ही इज इल या सिक, ही इज सिक, वह बीमार है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप इसमें समय जोड़ दें, है ना, वह 2 दिन से बीमार है, वह 3 महीने से बीमार है, तो फिर इज एम आर नहीं आएगा, फिर परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। अगर मुझे कहना है कि मैं 1 सप्ताह से बीमार हूँ, आई एम इल फॉर अ वीक, ये गलत है। इसको कहेंगे आई हैव बीन इल फॉर अ वीक। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे गलत करते हैं। ये जो है समय, इसकी वजह से इसको हम परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, यानी ये सहायक क्रिया है और ये थर्ड फॉर्म है, मुख्य क्रिया। अगर समय नहीं हो तो फिर सी इज इल कहा जाए। शी हैज़ बीन इल फॉर 3 डेज, इसका मतलब है कि वह 3 दिन से बीमार है, 3 दिन से बीमार है। अगर खाली बीमार कहना चाहते हैं तो फिर इज एम आर लिख सकते हैं, जैसे ही इज इल, वह बीमार है, समय नहीं आ रहा। समय आ रहा है तो फिर ये बदल के ऐसा लिखा जाए, द प्रिंसिपल हैज़ बीन ऑन लीव फॉर 5 डेज। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल 5 दिन से छुट्टी पर है, समय आ रहा है फॉर 5 डेज, तो फिर हैज़ बीन लिखना पड़ेगा, इज एम आर नहीं चलेगा। हैव यू एवर बीन इन मैक्सिको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बारीक सी चीज़ है। देखिए, अगर इन लगाया और टू लगाया तो अर्थ कैसे बदल जाता है। जैसे मैं गुना में रहता हूँ, तो क्या कहेंगे, आई लिव इन गुना, लिव यानी रहना। वह अमेरिका में रहता है, ही लिव्स इन अमेरिका। मैं इंदौर जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग टू इंदौर।
किसी जगह जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं, टू लगाते हैं। और किसी जगह रह रहे हैं तो इन लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि बीन जो वर्ब है, इसका अर्थ रहना भी निकलता है, जाना भी निकलता है और होना भी निकलता है। अब इस तरह के सेंटेंस बहुत बार आते हैं परीक्षा में। यहाँ अंतर केवल टू और इन का है। हैव को आगे लगा दिया तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। अब इसका अर्थ कैसे निकलेगा? क्या आप कभी, है ना, एवर यानी होता है कभी या कभी भी। बीन इन मैक्सिको, क्या आप कभी भी मैक्सिको में रह चुके हैं? यहाँ लिव जो वर्ब है, थर्ड फॉर्म हो जाती लिव्ड। तो बीन जो है ये लिव्ड की जगह लिख रहा है। क्या आप कभी मैक्सिको में रह चुके हैं? क्या आप कभी मैक्सिको में रह चुके हैं? अब यार टू कर दिया, देखिए सेम वही सेंटेंस। हैव दे बीन टू जापान, क्या वे जापान गए हैं? एवर भी लगा दें तो हो जाएगा क्या वे कभी जापान गए हैं? जैसे आपसे मुझे पूछना है कि क्या आप कभी दिल्ली गए हो, तो हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली? गॉन, गो वेंट गॉन। हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली? अब गॉन को हटा के मैं बीन कर सकता हूँ। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? अब इसकी जगह मुझे पूछना है कि क्या आप कभी दिल्ली में रह चुके हैं, तो मैं कहूँगा हैव यू एवर बीन इन दिल्ली? इन, एक्चुअल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हैव यू एवर लिव्ड इन दिल्ली? हैव यू एवर बीन इन दिल्ली का मतलब है क्या आप कभी दिल्ली में रह चुके हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। वेरी कंफ्यूजिंग होती है। ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, लिखने में भी गलती करते हैं, बोलने में गलती करते हैं, और कहीं एरर में आ रहा हो तो समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत। फ्रेंड बीन जो वर्ब है, जैसे मैंने आपको बताया थर्ड फॉर्म है, तो इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं। यानी परफेक्ट कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे मॉडल वर्ब को जब परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, यानी कहीं भी जहाँ थर्ड फॉर्म जहाँ जहाँ लगती है वहाँ सब जगह बीन लगा सकते हैं। यहाँ आप देखें तो हैड के बाद बीन आ रहा है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस। ही हैड बीन ऑन द हिमालयाज फॉर मैनी ईयर्स, वह कई वर्षों हिमालय पर रह चुका है। वह कई वर्ष हिमालय पर रह चुका है। जैसे कोई व्यक्ति था तपस्या के लिए हिमालय चला गया, अपने कहा वो कई साल हिमालय रह चुका है। आई हैड बीन विद द फैमिली फॉर एवर, मैं हमेशा परिवार के साथ रह चुका था। यहाँ था आएगा क्योंकि सभी जगह ये पास्ट चल रहा है। तो यहाँ इसका अर्थ भी निकलेगा वह कई वर्ष हिमालय पर रह चुका था। मैं हमेशा से परिवार के साथ रहा था। दे हैड नॉट बीन विद द गवर्नमेंट, वे सरकार के साथ नहीं रहे थे, सरकार के साथ नहीं थे, ऐसा भी कह सकते। तो फ्रेंड टू बी वर्ब का एक प्रयोग तो हमने ये देखा कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे दिस इज अ पेन, है ना, ही इज माय फ्रेंड, दे आर प्लेयर्स, अमेरिका इज पावरफुल, द वर्ल्ड इज वेरी बिग, ऐसे हजारों सेंटेंस। अब टू बी वर्ब यानी इज एम आर जो है, इसका एक और तरीके से प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड अगर इज एम आर है ना, प्रेजेंट होगा तो इज एम आर आएगी फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट होगा तो वाजवर आएगी यानी सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, तो इज एम आर आ रहा है या वाजवर आ रहा है, और इसके साथ में एक और चीज आ रही है टू प्लस वी वन। ठीक है ना, अभी तक हम जो देख रहे थे केवल इज एम आर आ रहा था, जैसे कि ही इज इल या ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। यहाँ आप देखें तो इज एम आर आ रहा है, इसके बाद कोई और वर्ब नहीं आ रही।
लेकिन अगर इज एम आर या वाज वर इनके बाद टू प्लस वी वन और आ जाए तो अर्थ अब इस तरह से हो जाता है, करना है। आपने देखा होगा कि हम बहुत बार इस तरह से बोलते हैं। जैसे किसी के पास आप बैठे हैं और मैंने कहा कि यार मुझे तो चाय पीना है, उसे बाजार जाना है, बच्चों को क्रिकेट खेलना है, मुझे पिक्चर देखना है, ठीक है ना, उसे खाना खाना है, हमको पढ़ाई करना है। तो करना है, जाना है, खाना है, सोना है, उठना है, बैठना है। तो इस तरह से जो बोला जाता है, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी से इंग्लिश, तो हमको समझ में नहीं आता अब इसको कैसे लिखें। तो ये स्ट्रक्चर होता है जैसे आप देखें कि मुझे बाजार जाना है, देखिए जाता है कहना अलग बात है और जाना है कहना अलग बात है। वह बाजार जाता है तो कहेंगे ही गोज टू मार्केट। जाता है, लेकिन जाता है नहीं बोलना, जाना है ये कहना। वह खाना खाता है, खाता है नहीं कहना, मुझे खाना खाना है, खाना है यानी खाया नहीं अभी खाऊंगा, ये कहना है। तो कैसे लिखेंगे? तो मुझे का मतलब हो गया, देखिए आई के साथ हमेशा आता है एम, है ना, एम आ गया। और इसके बाद क्या आ गया? टू प्लस वी वन, ये आ गया टू प्लस वी वन। अर्थ निकलेगा जाना है। आई एम टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना है। इसी तरह का देखें फ्रेंड, उसे भोजन बनाना है। अब उसे अगर आदमी है यानी मेल है तो अपन ही कह सकते हैं, और फीमेल है तो सी कह सकते हैं। बनाना है, बनाने को कहते हैं मेक, ठीक है ना। और इज एम आर, सी किस, एक वचन है तो इज आएगा। सी इज टू मेक फूड, इसका मतलब उसे भोजन बनाना है। राहुल को पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। बहुत सिंपल तरीका है, देखिए राहुल एक वचन है, एज लगा दिया। और जो मुख्य क्रिया यानी जो मेन बात जो कह रहे हैं उसको हम टू प्लस वी वन के रूप में लिखेंगे। राहुल इज टू स्टडी। बच्चों को फुटबॉल खेलना है तो चिल्ड्रन बहुवचन होता है तो आर आ गया। और खेलना है, ये जो वर्ब है इसको टू प्लस वी वन के रूप में लिखेंगे। चिल्ड्रन आर टू प्ले फुटबॉल। हमको चावल नहीं खाना है ना, नहीं आ गया तो कुछ नहीं, नॉट और जोड़ दीजिए बस। वी आर नॉट टू ईट राइस, नॉट टू, बस नॉट और लगा देंगे, सहायक क्रिया से नॉट को जोड़ा जाता है। यहाँ इज हमारी एक ही वर्ब है तो वही सहायक क्रिया वही मुख्य क्रिया दोनों काम करेगी। वी आर नॉट टू ईट राइस। भारत को आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है ना, भारत को आत्मनिर्भर बनना है। इंडिया, ये देखिए सब्जेक्ट है, एक वचन है, इसके हिसाब से वर्ब आ गई इज। बनना वो कहते हैं बिकम, तो टू प्लस वी वन। सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर, इंडिया इज टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। भारत को आत्मनिर्भर बनना है। लोगों को वोट नहीं डालना है, तो लोग यानी पीपल बहुवचन होता है, बहुवचन है तो आर आ जाएगा, नहीं तो नॉट आ जाएगा। और वोट डालने को कहते हैं कास्ट, टू कास्ट वोट। पीपल आर नॉट टू कास्ट वोट, लोगों को वोट नहीं डालना है। इसी तरह के फ्रेंड सेंटेंस जो होते हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि क्या अगर आगे आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, ये सहायक क्रिया को आगे ले आइए। जैसे यहाँ कह रहे हैं भारत को आत्मनिर्भर बनना है ना, अगर इसको क्या कर दें, क्या भारत को आत्मनिर्भर बनना है, तो कुछ नहीं करना है, ये जो इज एम आर जो था इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख दें। ये हो गया इंटेरोगेट। इज इंडिया टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, और यहाँ पे हम फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगा दें।
लोगों को वोट नहीं डालना है। यहाँ पे हम कहें अगर क्या लोगों को वोट नहीं डालना है, तो बस ये आर यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए, यहाँ से यहाँ लिया, आर पीपुल नॉट टू कास्ट वोट, और यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन। बहुत सिंपल तरीका। ऐसे ही आप देखें क्या आपको चाय नहीं पीना है, तो यहाँ से हम आर को आगे ले आए, आर यू नॉट टू टेक टी, पीने के लिए ड्रिंक नहीं लिखा जाता ना, ये मैंने आपको बताया। आजकल ड्रिंक जो है शराब पीने के लिए ही केवल यूज़ करते हैं, या जानवर कोई पानी पी रहा है या कुछ पी रहा है तो ड्रिंक यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम ह्यूमन बीइंग के लिए टेक या हैव वर्ब का यूज़ करते हैं। आर यू नॉट टू टेक टी, क्या आपको चाय नहीं पीना, क्या सचिन को टीवी नहीं देखना, तो इज को हम यहाँ से आगे ले, इज सचिन नॉट टू वॉच टीवी, क्या सचिन को टीवी नहीं देखना। तो ये एक नई चीज़ है ज़्यादातर लोगों के लिए। मुझे लगता है कि शायद ही आप में से 5 से 10% लोग होंगे जिन्होंने ये स्ट्रक्चर कभी देखा हो। इज ए मार्क के बाद या वाज वर्ग के बाद 2+V1 लगाया जाता है, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है एक्टिव में भी और पेसिव वॉइस में। जब पेसिव वॉइस पढ़ेंगे तब भी इसको देखेंगे। लिखने में, पढ़ने में, आप कहीं भी जाएंगे, कोई फॉर्म है, कोई चीज़ है, या कोई मैगजीन है, अखबार है, तो वहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। 2+V1 के पहले इज एम आर या वाज, तो करना है या करना था, इस तरह से अर्थ। आज की वीडियो में फ्रेंड इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।